वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है परवेज लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, इनको लेट्स से 1 और 2 के बजाय ए और बी डेजिग्नेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का डाटा है कि द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट परवेज लिमिटेड ऑन 5th March 2017. PL sold goods to bank for rupees 18 million cash and agreed to repurchase the goods for rupees 19 million cash on 5th July 2017. यानी 4 months के बाद वो सेम गुड्स को वापस परचेज कर लेंगे। द गुड्स विल बी शिफ्टेड टू अ स्टोरेज फैसिलिटी अंडर बैंक्स कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। तो गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो गुड्स हैं वो स्पेसिफिक अमाउंट पर परचेज हो जानी है। तो ये बेसिकली सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट है। उसके बाद जो बी सिनेरियो है, दैट इज ऑन 31st March PL कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइंड सेवरल व्हीकल्स टू इंडिपेंडेंट डीलर्स फॉर सेल टू थर्ड पार्टीज। द सेल्स प्राइस to the dealer is PL's list price at the date of sale to third parties. If a vehicle is unsold after 6 months, the dealer has a right to return the vehicle to PL within next 15 days. So basically ये consignment inventory का scenario है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ परवेज लिमिटेड। सो हमसे जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करना है हमने ट्रांजैक्शन को। तो वन बाय वन दोनों ट्रांजैक्शंस को जो है उनका आंसर डेवलप करते हैं और साथ साथ क्वेश्चन में जो डाटा है फिर उससे उसको डिस्कस भी करेंगे। तो आंसर हम जब डेवलप करेंगे तो सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं। तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि दैट इज़ सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। तो सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट में अगर यहाँ पे नेचर देखें तो एक तो आप नोटिस करें कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बैंक के साथ हो रही है। तो ये शो करता है कि शायद ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन ना हो और एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो अमाउंट्स हैं वो फिक्स हैं, 18 मिलियन एंड 19 मिलियन। यानी हमने 18 मिलियन पे सेल करना है और वापस 19 मिलियन पे परचेज करना है। तो प्रैक्टिकली इतने में वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो बैंक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम जो है वो एक फिक्स अमाउंट दे रहे होंगे। तो रिस्क एंड रिवार्ड तो हमारा रहेगा। अगर हम जब गुड्स वापस लेते हैं और वो 19 नहीं, वो जो है 20 मिलियन की हैं तो वो हमारा एडवांटेज है। और अगर वो 25 मिलियन की है तो जो मजीद बेनिफिट है वो हमारा है। बैंक के लिए तो कोई उसकी वैल्यू बढ़ने से कम होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप हैं वो बैंक को ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप जो है वो हमारे साथ PL के साथ स्टे कर रहे हैं, और इस वजह से इसको इंटरेस्ट कंसीडर करना चाहिए। अब जो टाइम पीरियड है 5th March से 5th July तक, ये 4 मंथ्स का टाइम बनता है। तो 1 मिलियन का जो अमाउंट है इसको ओवर 4 मंथ्स इंटरेस्ट के तौर पर रिकग्नाइज करना चाहिए, और इम्प्लिसिट रेट एक कैलकुलेट कर लें और उस बेसिस पर आप इसको जो है चार्ज कर सकते हैं। अगर जिस तरह से अगर एनुअल रेट्स की बात करेंगे तो आप पर मंथ इक्वल भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, आल्दो इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग का एलिमेंट फॉलो किया जाता है। तो जहाँ तक बात है आखिरी सेंटेंस की, द गुड्स विल बी शिफ्टेड टू अ स्टोरेज फैसिलिटी अंडर बैंक्स कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। लेकिन आप देखें बैंक उसको यूज़ नहीं कर रहा होगा। तो कंट्रोल होता है जब एक पर्सन जो है उसको यूज़ को डायरेक्ट कर सके और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सके। तो बैंक सिर्फ अपनी पास सिक्योरिटी के तौर पे रख रहा है। तो इनफैक्ट हो ये रहा है कि आप 18 मिलियन बैंक से ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट अपनी गुड्स जो हैं उसको सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं, बज़ाहिर नाम सेल का लगा रहे हैं। और जब आप बैंक को 18 मिलियन प्लस 1 मिलियन का इंटरेस्ट पे बैक कर देंगे तो फिर आप उससे अपनी चीज़ें वापस ले लेंगे। तो आपको सिक्योरिटी वापस हो जाएगी। सो इस हिसाब से इसको हम जो है इवेल्युएट करेंगे और इसको आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पहली बात जो हम बताएंगे वो ये है कि द ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर ऑफ सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। देयरफॉर द इकोनॉमिक फिनोमेना ऑफ ट्रांजैक्शन इज दैट कि ये लोन है फॉर विच गुड्स हैव बीन गिवन एज सिक्योरिटी एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस जो कि आइडेंटिफाई किया जा सके। अब जहाँ तक बात है डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस ऑफ 18 मिलियन एंड रीपरचेज प्राइस ऑफ 19 मिलियन, तो ये जो डिफरेंस है ये इंटरेस्ट है 4 मंथ्स का। अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे अकाउंट फॉर करना चाहिए जब उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि गुड्स जो हैं वो PL को अपनी इन्वेंट्रीज में ही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। दूसरी बात ये कि कोई सेल भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है सेल ट्रांजेक्शन नहीं होगी सब्सटेंस के मुताबिक। नेक्स्ट, जो अमाउंट आपको रिसीव होगी उसे आप करंट लोन लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें क्योंकि जस्ट 4 मंथ्स के अंदर लोन वापस हो जाना है। और
जो इंटरेस्ट है वो हर रिपोर्टिंग पीरियड में रिकग्नाइज होना चाहिए। जैसे अगर आपका ईयर एंड जून का है तो जून तक जो इंटरेस्ट बनता है वो रिकॉर्ड करें, और उसके बाद जुलाई के जितने डेज हैं उनका इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा। और अगर आपका ईयर एंड दिसंबर है तो पूरे 4 मंथ का इंटरेस्ट दैट इज़ ₹1 मिलियन वो सेम रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन कि आपने सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट के तौर पर इसको रिकग्नाइज करना है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट को देखते हैं जिसमें कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज डिस्कस हो रही हैं। सो ऑन 31st March, PL's car manufacturing division consigned several vehicles to independent dealers for sale to third parties। यानी आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डीलर को गुड्स दे रहे हैं और वो आगे थर्ड पार्टी को बेचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीलर आपसे चीज़ें खरीद रहा है या डीलर जस्ट आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। अगर डीलर जस्ट आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली गुड्स की सेल अभी नहीं हुई, गुड्स की सेल तब होगी जब वो एजेंट आगे थर्ड पार्टी को सेल कर देगा। लेकिन अगर जो डीलर आपसे चीज़ें खरीद रहा है रिस्क के बाद डीलर को ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर आप जिस दिन डीलर को गुड्स दे रहे हैं आप उस दिन उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि सेल प्राइस टू द डीलर इज PL's लिस्ट प्राइस एट द डेट ऑफ सेल टू थर्ड पार्टी। ये तो रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि आज के दिन की प्राइस भी यूज़ नहीं होगी, प्राइस भी उस दिन की यूज़ होगी जब डीलर एज एन एजेंट आगे थर्ड पार्टी को सेल कर रहा होगा। तो यहाँ से लगता है कि जो इन्वेंट्री है वो अभी हमारी ही है और रिस्क भी हमारा है। इफ़ अ व्हीकल इज अनसोल्ड आफ्टर 6 months द डीलर हैज़ अ राइट टू रिटर्न द व्हीकल टू PL विद इन नेक्स्ट 15 days। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है जो अभी तक हमारा है। यानी 6 मंथ तक सेल नहीं होता तो चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी, तो डीलर का तो कोई रिस्क रिवार्ड नहीं है, रिस्क रिवार्ड तो हमारा है। अगर चीज़ सेल नहीं हो पाती तो रिस्क हमारा है, और चीज़ जितनी जल्दी सेल होगी तो उतनी जल्दी हमें पैसे मिल रहे होंगे डीलर से। सो ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का एक जो है क्लासिक सिनेरियो है जिसके अंदर डीलर्स जो हैं अक्सर हमारे एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इस सिनेरियो में ऐसा है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक डीलर वाकई हमसे चीज़ खरीद रहा होता है और आगे थर्ड पार्टी और उसके बीच की डील होती है। हमने डीलर को एक बार चीज़ दे दी तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर पा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है। सो इसको अगर हम 5 स्टेप मॉडल के मुताबिक इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। सो हम आंसर डेवलप करते हैं, और ये पार्ट बी जो है इसको हम कंसाइनमेंट इन्वेंट्री कहेंगे। हमारा स्टेप 1 होता है IFRS 15 के मॉडल में कि हम आइडेंटिफाई करें कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कार बिटवीन परवेज लिमिटेड एंड डीलर्स, जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, पेमेंट टर्म, कमर्शियल सब्सटेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइस वगैरह जो हैं वो हमारे पास हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेप 2 की, तो दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और वो ये है कि हमने कार्स डीलर को जो है ट्रांसफ़र करनी है। स्टेप 3 है कि जी ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करें। तो ट्रांजैक्शन प्राइस की जब हम बात करेंगे तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन प्राइस वो होगी जिस दिन थर्ड पार्टी को सेल होगी ड्यूरिंग द 6 मंथ पीरियड। और उसके बाद अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है लेकिन लैप्स ऑफ 15 डेज है तो लिस्ट प्राइस वो होगी जो 16th डे पर होगी, क्योंकि डीलर के पास ये चॉइस है कि 6 मंथ एंड हो जाएं तो उसके पास 15 दिन है जिसमें वो रिटर्न कर सकता है। अगर वो 15 दिन में रिटर्न नहीं करेगा फिर डीलर को लेनी पड़ेगी। तो जो 16 डे पर प्राइस होगी फिर हम उसको यूज़ कर देंगे, या फिर अगर एग्रीमेंट में कोई इसके अलावा डिफाइंड है तो उसको फॉलो करेंगे। फिर हम बात करते हैं स्टेप 4 की, दैट इज एलोकेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पर क्योंकि है ही एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो जो भी कार की प्राइस है वो उसी एक कार से रिलेट करती है, उसी को एलोकेट हो जाएगी। और फिर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो फैक्टर आ जाता है दैट इज़ रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हम जो है रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे, तो उसका पॉइंट ये है कि हमारा रिस्क कब ख़त्म हो रहा है, कंट्रोल कब ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कंट्रोल तब ट्रांसफ़र हो रहा है जब या तो डीलर थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, या फिर जब 6 मंथ पीरियड गुजरने के बाद 15 डे गुजर जाते हैं और अब डीलर हमें चीज़ वापस नहीं कर सकता, अब डीलर को लेनी पड़ती है, तो उस दिन हमारी तरफ से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। So PL will recognize revenue upon satisfaction of performance obligation. Performance obligation would be satisfied once the dealer has sold any cars to third parties during the 6 month period. Thereafter, if the dealer does not return the unsold car within 15 days, तो हम 16 डे पर रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब बात यह है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो अभी की अगर हम बात करें तो 31 मार्च को जब आपने व्हीकल्स डीलर्स को भिजवाए हैं तो अभी कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ और आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करेंगे, और ये व्हीकल्स आपकी इन्वेंट्रीज़ के अंदर ही जो है प्रेजेंट किए जाएंगे और उसी के अंदर शामिल रहेंगे। सो ये इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे जिसके अंदर हमने बेसिकली सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट और कंसाइनमेंट इन्वेंट्री को डिस्कस किया।
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 स्टेप्स फॉर रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू IFRS 15। तो पहला है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमारा स्टेप 1 है। दूसरा है असेस द लाइकलीहुड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये जो असेस द लाइकलीहुड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये 5 स्टेप्स का हिस्सा नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के जो क्राइटेरियाज हैं 5, उनमें से एक क्राइटेरिया है। सो यही हमारा बेसिकली आंसर होगा, लेकिन बाकी भी देखते हैं। डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस स्टेप 3 है और एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस स्टेप 4 है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट के जो 5 स्टेप का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 2 है कि वेल लिमिटेड इज एन एजेंट हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ डॉल्फिन, अ फेमस परफॉर्मर. WL has just collected rupees 100 million from a promoter in terms of ticket sales for a recent show done by Dolphin. WL earns commission of 10% in relation to Dolphin's work. यानी 100 मिलियन में से जो WL का रेवेन्यू होना चाहिए एज एन एजेंट, दैट शुड बी जस्ट 10 मिलियन, जो कि 10% अमाउंट है। तो व्हाट इज द करेक्ट डबल एंट्री फॉर द रिसीट ऑफ रुपीज 100 मिलियन? तो 100 मिलियन जो रिसीव हुए हैं उसमें ऑब्वियसली कैश तो डेबिट होना है। तो बहुत सारी यहाँ पर एंट्रीज दी हुई हैं। जो फर्स्ट एंट्री अगर हम देखें तो कैश रिसीव हो रहा है, रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हैं, तो इसमें ये कोई रिसीवेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो भी पैसे थे वो तो रिसीव हो चुके हैं। तो ये ए इनकरेक्ट है। सेकंड वन में जो है अगर हम देखें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है 100 मिलियन का, और ये 100 मिलियन पूरे तो WL का रेवेन्यू नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा। सी में देखें तो इसमें भी 100 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है और इसमें कैश भी सिर्फ 10 का रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो फॉर दैट रीज़न ये भी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट ऑप्शन को देखें तो उसमें ये है कि 100 मिलियन हमें रिसीव हुए, 10 मिलियन हमारा रेवेन्यू है और 90 मिलियन हमारे लिए पेएबल है क्योंकि वो हमने जो अपना प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पर हमने काम किया, जिसके एजेंट के तौर पे काम किया, उसको हमने पे करने हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 है कि क्वाइन लिमिटेड सेल्स अ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ इक्विपमेंट टू ऑर्बिट लिमिटेड ऑन 1 September 2017 for rupees 4 million. Due to specialized nature of equipment, CL has additionally agreed to provide a sports service for the next 2 years. The cost per annum to CL for providing this service will be 300,000. CL usually earns a gross margin of 20% on such contracts. So what revenue should be included in the statement of profit or loss of CL for the year ended 31st December 2017? तो पहले तो अगर हम देखते हैं तो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 4 मिलियन है जो क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्पोर्ट्स सर्विसेज हैं उनको अगर देखें तो उसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच यूज़ की जा सकती है, क्योंकि कॉस्ट और मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है, 20% मार्जिन है। तो बेसिकली जो कॉस्ट है वो 80% है, तो 100/80 करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी, दैट इज़ 375,000 पर एनम। और इसको क्योंकि 2 ईयर्स की हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो दैट वुड बी 750,000। तो रेजिडुअल अप्रोच फॉलो करते हुए जो इक्विपमेंट है उसकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस पर हमारे पास आ जाएगी 3.25 मिलियन। अब अगर हम देखते हैं तो जो ये सर्विस है इसमें से तो सितंबर से लेके दिसंबर तक 4 मंथ्स की इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। ओवर टाइम इसको रिकग्नाइज करेंगे तो दैट वुड बी 125,000। जबकि जो इक्विपमेंट है ये पॉइंट इन टाइम पे रिकग्नाइज होगा, तो पूरे 3.25 मिलियन आप इस पर रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो टोटल रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होगा दैट वुड बी 3,375,000। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 है कि रिवर लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2014. It has included the following transaction in revenue at the amount stated below. So क्वेश्चन ये है कि which of these has been correctly included in revenue according to IFRS 15. पहला ये है कि एजेंसी सेल्स ऑफ रुपीज़ 2.5 मिलियन ऑन विच RL इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, तो सिर्फ इसका 10% रिकॉर्ड होना चाहिए था, ये इनकरेक्ट है। सेल प्रोसीड्स ऑफ रुपीज़ 20 मिलियन फॉर मोटर व्हीकल्स विच वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय RL। एक तो ये रेवेन्यू नहीं होता जब आप अपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एसेट जो है सेल करते हैं। दूसरी बात यह कि ग्रॉस प्रोसीड्स जो हैं उनको शो नहीं किया जाता, नेट गेन और लॉस को शो किया जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी है कि सेल्स ऑफ रुपीज़ 15 मिलियन ऑन 30th September 2014, द अमाउंट इनवॉइस टू एंड रिसीव फ्रॉम कस्टमर वाज 18 मिलियन। अब सेल आपने 15 की रिकॉर्ड किया है, कस्टमर से जो पैसे लिए हैं और बिलिंग की थी वो 18 मिलियन की है, विच इंक्लूड 3 मिलियन फॉर ऑन गोइंग सर्विसिंग वर्क टू बी डन बाय RL ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स।
तो 18 में से आपने 15 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, क्योंकि 3 का रेवेन्यू ओवर टाइम नेक्स्ट टाइम में रिकॉर्ड होना है, तो ये करेक्ट है। और ₹3 मिलियन जो है वो रिकग्नाइज होने चाहिए ओवर टाइम। लास्ट वन है सेल ऑफ ₹20 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर टू एन एस्टेब्लिश कस्टमर हु विद द एग्रीमेंट ऑफ आरएल विल मेक फुल पेमेंट ऑन 30 सितंबर 2015। सो 2 साल के बाद ये पर्सन पैसे दे रहा होगा तो पूरे 20 मिलियन रिकग्नाइज नहीं करने चाहिए। देर इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट और इस वजह से इसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी, वो ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है कि कैट लिमिटेड सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड एन आइटम ऑफ मशीनरी फॉर ₹800,000 on 1st November 2017. Included within the price was 2 year servicing contract which has a value of 240,000 and fee installation of 50,000. How much should be recorded in CL revenue in its statement of profit or loss for the year ended 31st December 2017? सो सबसे पहली बात तो ये कि हम जब रेवेन्यू रिकग्नाइज कैलकुलेट करेंगे तो मशीनरी का रेवेन्यू जो है वो 800,000 में से 240 और 50,000 निकाल देते हैं, तो दैट इज़ 510,000। इंस्टॉलेशन क्योंकि नवंबर में हुई है तो उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सिर्फ सर्विस का रेवेन्यू ऐसा है जो नवंबर दिसंबर सिर्फ 2 मंथ्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो 240,000 डिवाइड बाई 2 ईयर्स फॉर 2 मंथ्स 2/12 कर देंगे तो 20,000 का सर्विसिंग का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। तो टोटल जो अमाउंट है उसमें से आप 580,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होंगे। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 6 है कि सेल्स डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज क्लोज टू सेलिंग अ मशीन विच इट सेल फॉर 650,000, यानी उसकी ये स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है। ऑफरिंग फ्री सर्विस देयर फॉर सेलिंग द एंटायर मशीन फॉर 560,000 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। द कंपनी नेवर सेल्स सर्विसिंग सेपरेटली। सो हाउ शुड दिस डिस्काउंट बी अप्लाइड इन रिलेशन टू द सेल ऑफ मशीनरी? तो इसमें IFRS 15 की गाइडेंस ये है कि अनलेस के बड़ा क्लियरली हो कि किसी एक या दो प्रोडक्ट से जो है वो रिलेट करता है डिस्काउंट, तो अगर ये क्लियर एविडेंस हो तो ठीक है, अदरवाइज जितनी भी आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती हैं उनको प्रोपोर्शन में डिस्काउंट को एलोकेट करते हैं। सो फॉर दिस रीज़न डिस्काउंट जो है वो इवनली तमाम कंपोनेंट पर अप्लाई होना चाहिए। और एंटिटी क्योंकि सर्विस और इंस्टॉलेशन को सेपरेटली सेल नहीं करती तो तीनों एलिमेंट्स के ऊपर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, क्योंकि डिस्काउंट मशीन, इंस्टॉलेशन और सर्विस जो है तीनों के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। क्वेश्चन 7 है कि चीता लिमिटेड वर्क्स एज एन एजेंट फॉर अ नंबर ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टर्स अर्निंग कमीशन ऑफ 10%। CL's revenue includes ₹6 million received from client under these agreement with 5.4 million cost of sales representing the amount paid to contractor. तो ये इनकरेक्ट अकाउंटिंग है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट एडजस्टमेंट नीड्स टू बी मेड टू रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन सेल। जब एजेंट के तौर पर सेल की है तो आपका रेवेन्यू सिर्फ 10% अमाउंट है, दैट इज 0.6 मिलियन। सो जो इनकरेक्ट अकाउंटिंग हुई है वो ये कि रेवेन्यू पूरा 6 का रिकॉर्ड किया और कॉस्ट ऑफ सेल्स 5.4 की, तो नेट इफेक्ट 0.6 ही है। लेकिन करेक्ट ये होता है कि रेवेन्यू को 0.6 पर ही डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जाता है और जो पेमेंट की गई है प्रिंसिपल को दूसरे लोगों के बिहाफ पर जो पैसे लेकर उन्हें दिए गए हैं वो हमारे रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। सो रेवेन्यू को 5.4 मिलियन से कम कर देंगे। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 8 है कि एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट A, B and C individually thereby establishing the following standalone selling prices 40, 55 और 45 given है। In addition the entity regularly sells product B and C together for ₹60. The entity enters into contract with the customer to sell product A, B and C in exchange for ₹100। रिक्वायरमेंट ये है कि एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ ₹100 टू प्रोडक्ट A, B and C इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट बी और सी को 60 का सेल किया जाता है। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रोडक्ट ए को एलोकेट हो जाएगी। 100 में से 60 की अगर प्रोडक्ट बी एंड सी हैं तो बाकी 40 की प्रोडक्ट ए है। अब 60 की एलोकेशन अगर हमें करनी है तो 55 और 45 का प्रोपोर्शन है, तो 55/100 इंटू ₹60 33 की अमाउंट आ जाएगी और 45/100 इंटू 60 27 की अमाउंट आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट A, B एंड C इन एक्सचेंज फॉर ₹100। तो प्रोडक्ट A, B, C की जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस दी हुई हैं वो गिवन है और टोटल जो अमाउंट है वो 150 बन रही है। इसका मतलब है कि अगर पैकेज में इन्हें 100 का सेल कर रहे हैं तो एक डिस्काउंट है जो एलोकेट होना चाहिए। और क्वेश्चन यही है कि 100 की अगर सेल कर रहे हैं तो एलोकेट करें ट्रांजेक्शन प्राइस। तो इट वुड बी क्वाइट सिंपल, 50/150 यानी 50 दिस एंड 150 जो टोटल है इंटू 100 ₹33 आ जाएगा। सिमिलर प्रोडक्ट बी पर अप्लाई करेंगे तो 17 और सी पर अप्लाई करेंगे तो 50। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज़ करेक्टली बीन इंक्लूडेड इन हकीम लिमिटेड रेवेन्यू for the year to 31st December 2011, rupees 2 million in relation to a fee negotiated for an advertising contract for one of HL's client. HL acted as an agent during the deal and is entitled to 10% commission. तो फिर पूरे 2 मिलियन रेवेन्यू में शामिल नहीं होने चाहिए, सिर्फ 10% रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट वन है रुपीज़ 50,000 रिलेटिंग टू सेल ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट. द फुल सेल्स वैल्यू वॉज 700,000 बट 200,000 रिलेट टू सर्विसिंग दैट HL विल प्रोवाइड ओवर द नेक्स्ट ईयर. तो ठीक है, उसको भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसको नेक्स्ट 2 ईयर्स में ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही ओवर टाइम. सो दिस वन इज करेक्ट. सी है रुपीज़ 800,000 रिलेटिंग टू सेल ऑफ सम सरप्लस लैंड ओन्ड बाय HL. जो सरप्लस लैंड होती है वो रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका गेन और लॉस वो अदर इनकम में रिकॉर्ड होगा. दूसरी बात यह है कि ग्रॉस प्रोसीड्स पे रिकॉर्ड नहीं होगा, सेल प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है. डी ऑप्शन है कि रुपीज़ 1 मिलियन रिलेशन टू सेल टू अ न्यू कस्टमर, कंट्रोल पास टू द कस्टमर ऑन 31st December 2011. द रुपी 1 मिलियन इज पेबल ऑन 31st December 2013, यानी 2 साल के बाद अमाउंट हमें रिसीव होनी है. इंटरेस्ट रेट 10% है, तो इसको 1 मिलियन पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इसे प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड होना चाहिए बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट. सो द ओनली करेक्ट अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 11 है. होवर लिमिटेड इज अ कार रिटेलर. ऑन 1st April 2014 HL sold a car to a customer on the following terms. सेलिंग प्राइस कार जो है वो 25.3 मिलियन है. कस्टमर पेड रुपीज़ 12.65 मिलियन, जो कि हाफ ऑफ द अमाउंट है, एट 1st April 2014 एंड विल पे द रिमेनिंग 12.65 मिलियन ऑन 31st March 2016, यानी 2 साल के बाद. कस्टमर कैन ऑब्टेन फाइनेंस एट 10% पर एनम. तो हमें प्रॉफिट और लॉस में रेवेन्यू के लिए क्या अमाउंट क्रेडिट करनी चाहिए. सो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम रेवेन्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो डेफर्ड अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए. 12.65 का अगर आप प्रेजेंट वैल्यू लेंगे दैट वुड बी 11.5 मिलियन. जो कैश अभी पे कर रहे हैं वो फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा और टोटल रेवेन्यू 24.15 पे रिकॉर्ड होगा कार सेल से रिलेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उस हिसाब से इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड की जाएगी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 12 है कि डिटर्मिनिंग द अमाउंट टू बी रिकग्नाइज्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट with a customer is an example of which step in the IFRS 15 5 step model. तो बेसिकली जब आपका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही होती है ओवर टाइम, तो रेवेन्यू तब रिकग्नाइज किया जाता है जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी स्टेप 5 रेलिवेंट होता है क्योंकि हमने प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन को मेजर करना होता है. सो दैट वुड बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन 13 है कि एक्स लिमिटेड विन्स अ कंपेटिटिव बिड टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस टू अ न्यू कस्टमर. एक्स लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट. और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ टू रिकग्नाइज द अबव कॉस्ट. तो बेसिकली कमीशन टू सेल्स इंप्लाइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट विन किया है तो ये अमाउंट दी गई है तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, इसको कैपिटलाइज करेंगे. लीगल फीस फॉर ड्यू डिलीजेंस और ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल. ये हम कॉन्ट्रैक्ट विन करते या ना करते दोनों सूरतों में ये कॉस्ट लग रही होती है, इसलिए नॉन इंक्रीमेंटल कॉस्ट है और इसको एक्सपेंस बनाएंगे. देयरफॉर ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 14 है कि ऑन 1st January 2019 एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर ऑन 31st March 2019, 3 months के बाद. द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द कस्टमर टू पे कंसिडरेशन ऑफ ₹1,000 इन एडवांस ऑन 31st January 2019, बट द कस्टमर पेज द कंसिडरेशन ऑन 1st March, यानी जो जिस डेट पर पे करना था उसके बाद वो पे कर रहे हैं. द एंटिटी ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑन 31st March 2019. एंटिटी ने जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे ट्रांसफर किए. व्हाट जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड ऑन 31st January 2019. अब इंटरेस्टिंगली 31st January 2019 को ना हमें कैश रिसीव हुआ था ना हमने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की थी, लेकिन स्टिल रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा. रिसीवेबल इसलिए रिकॉर्ड होगा क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि नॉन कैंसिलेबल है, तो हमारा अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन है और वो 31st जनवरी को इस्टेब्लिश हो गया था कि अब हमें पैसे मिलने चाहिए और कस्टमर ने थोड़ा डिले किया. दैट्स अनदर थिंग कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के अंदर कुछ डिले हो जाता है, बट हमारे जो है अनकंडीशनल इन्फोर्सेबल राइट ऑफ टू कंसिडरेशन था इस दिन. और वंस वी रिकॉर्ड द कैश रिसीव्ड और द रिसीवेबल जिससे रिलेटेड हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की होती, तो फिर हमें उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी होती है जिसे आप अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कह सकते हैं. सो दैट वुड बी ऑप्शन सी, दैट वुड बी करेक्ट अकॉर्डिंगली. तो रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे. इसमें कैश गलत होगा क्योंकि
कैश एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ 31 जनवरी को, वो 1 मार्च को रिसीव हो रहा है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की। क्वेश्चन 15 है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स on 31st December 2017 with customer. Each contract include the sale of one product for ₹100. Cash received when control of a product transfer, पैसे यानी आपने ले लिए हैं. Entity customary business practice is to allow customer to return any unused product within 30 days and receive a full refund. Cost of product 60 है. Using the expected value method, the entity estimates that 97 product will not be returned. The entity estimates that cost of recovering the product will be immaterial and expect के जो return products होंगी वो profit पर सेल की जा सकती हैं. क्या रिकग्नाइज होना चाहिए? अब आपने 100 कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लिए हैं, 97 जो वापस नहीं होंगी उनका आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाकी 3 जिनके आप पैसे ले चुके हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि वो हमें रिफंड करना पड़ेगा, उसकी हमें कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए. तो 9700 का रेवेन्यू और 300 की कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए. ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 16 है मैकेनिकल लिमिटेड सेल्स मशीन्स एंड आल्सो ऑफर्स इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट. The individual selling price of each product are shown below. 75, 30 and 45, ये total 150,000 बन जाता है. ML sold a machine on 1st May 2011, charging a reduced price of ₹100,000. तो 150 की बजाय 100 चार्ज कर रहे हैं, including installation of 1 year service. ML only offers discount when customer purchase a package of product together, यानी किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट नहीं है, पैकेज के ऊपर ही डिस्काउंट है, तो सब जो आइटम्स हैं उनको एलोकेट होना चाहिए. तो क्वेश्चन ये है कि अंडर IFRS 15 ML को कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए दिसंबर में. सो मई टू दिसंबर 8 मंथ्स हो चुके हैं. तो सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे तो एलोकेशन करते हैं सेल प्राइस ऑफ गुड्स की. तो 75/150 इंटू 100,000 जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 50,000 का रेवेन्यू गुड से रिलेट करता है. इंस्टॉलेशन को एलोकेट करते हैं तो 20,000, और 1 ईयर सर्विस को जो है ऐसे रिलेट करते हैं तो 30,000 एलोकेट होंगे. अब सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू तो आप सारे का सारा रिकॉर्ड कर लेंगे, इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू भी सारा रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन सर्विस का रेवेन्यू सिर्फ 8 मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे ओवर टाइम, मई टू दिसंबर. दैट वुड बी टोटल ऑफ 90,000 जो रिकॉर्ड होगा. दैट इज आवर आंसर. क्वेश्चन 17 है कि कार लिमिटेड सोल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल स्पेयर पार्ट्स टू अ न्यू कस्टमर फॉर ₹10 million on 1st July 2017. The customer paid 990,000 upfront and agreed to pay the remaining balance on 1st July 2018. सो कुछ पैसे कैश में मिल रहे हैं, कुछ डेफर्ड मिलेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है. क्वेश्चन ये है कि हाउ मच शुड इनिशियली बी रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ व्हीकल स्पेयर पार्ट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017. सो इनिशियली कितनी अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए? तो बेसिकली जब हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे तो डेफर्ड अमाउंट जो लेंगे हम, उसमें हम 1 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे. 9.01 मिलियन हमारी रिमेनिंग अमाउंट है, और 1 ईयर का हम जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे 6% के हिसाब से, दैट वुड बी 8.50. कैश हमें जो रिसीव हुआ है वो 0.99 मिलियन का हुआ है. सो टोटल रेवेन्यू 9.49 मिलियन का रिकॉर्ड किया जाएगा. क्वेश्चन 18 है कि गोल्ड लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ मेजर चेन ऑफ रिटेल स्टोर. द कस्टमर कमिट्स टू बाय एटलीस्ट ₹20 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. तो कस्टमर की तरफ से 20 मिलियन की जो है परचेजेस करने की कमिटमेंट है. द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स गोल्डन लिमिटेड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹1 million to compensate the customer for changes that it will need to make to its retail store to accommodate the product. यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो रेफरेंस है कि कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर गिवन है. सो जो नेट रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए ओवर द टोटल टाइम, दैट शुड बी 20 - 1 19 मिलियन. By year end 31st December 2011, Golden Limited has transferred product with a sales value of ₹4 million. How much revenue should be recognized by Golden Limited in the year ended 31st December 2011? तो बेसिकली इसमें अगर हम देखते हैं तो टोटल एक्सपेक्टेड सेल्स हमारी 20 मिलियन की हैं, 1 की कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर है, नेट रेवेन्यू 19 का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें से जो अभी हमारी इन्वाइसिंग हुई है वो 4 मिलियन की हुई है. तो 4 मिलियन की इन्वाइसिंग जो है वो 19/20, यानी 20 मिलियन के अगेंस्ट जो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो 19 मिलियन का होगा, क्योंकि 1 की कंसिडरेशन हमारी तरफ से भी मूव आउट होनी है. तो 4 मिलियन का 19/20 लेंगे तो 3.8 मिलियन, यही हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए. क्वेश्चन 19 है कि सिल्वर लिमिटेड सेल्स द मशीन एंड 1 ईयर फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर ₹100,000. इट यूजुअली सेल्स द मशीन फॉर 95,000, यानी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस 95,000 है, बट डज नॉट सेल टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस मशीन एज अ स्टैंड लोन प्रोडक्ट.
Other sports services offered by Silver Limited attract a markup of 50%. It is expected that the technical sport will cost Silver Limited 20,000, यानी टोटल वो 30,000 चार्ज कर रहे होंगे इसके. हाउ मच ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइस शुड बी एलोकेटेड टू टेक्निकल स्पोर्ट. तो पहले तो अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल स्पोर्ट की जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होगी यूजिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, वो होगी 30,000. जो मशीन है उसकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस गिवन है 95,000, टोटल 125,000 हो जाता है. क्वेश्चन एलोकेशन से रिलेट कर रहा है तो 30/125 इंटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 100,000, 24,000 एलोकेट होंगे टेक्निकल स्पोर्ट को और बाकी 76,000 एलोकेट होंगे मशीन को. हमने क्योंकि सिर्फ टेक्निकल स्पोर्ट का बताना है तो 24,000 इज आवर आंसर. क्वेश्चन 20 है कि जुपिटर लिमिटेड एंटर इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2017 विद अ कस्टमर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. जेल हैज़ ऑफर्ड द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शन. एक इमीडिएट पेमेंट है 200,000 की और दूसरी 110,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर है. एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 6.596% है. वट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड अंडर ऑप्शन 2 ऑन 31 दिसंबर 2017. सो बेसिकली जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर टाइम रिकग्नाइज होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है. सर्विस का रेवेन्यू मेंटेनेंस है तो ये पॉइंट इन टाइम पे रिकग्नाइज नहीं हो सकता. तो हर साल की पेमेंट साथ के साथ जो हो रही है वो रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट कर रही है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो उसमें पेमेंट और रेवेन्यू साथ के साथ चल रहे हैं, यानी जितनी सर्विस दी जा रही है उतनी पेमेंट रिसीव हो रही है. जबकि ऑप्शन 1 में 2 साल के पैसे इकट्ठे लिए जा रहे हैं जबकि सर्विस ओवर 2 ईयर्स दी जा रही होगी. तो जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट रिलेट करता है वो ऑप्शन 1 से रिलेट करता है, वो ऑप्शन 2 से रिलेट नहीं करता. तो सिंपली 110,000 का जो पर एनम अमाउंट है वही आपका रेवेन्यू बनता है एक साल का और उसको आप रेवेन्यू के तौर पे रिकग्नाइज कर सकते हैं. तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन 2 में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी. वेलकम टू एबीसी कैंपस. आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 21 to 34 कर रहे हैं. क्वेश्चन 21 है कि विच 2 स्टैंडर्ड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय IFRS 15. तो इसमें बेसिकली IS 18 और IS 11 हैं जो दो मेन स्टैंडर्ड इससे रिप्लेस हुए हैं. उसके अलावा कुछ जो है इंटरप्रिटेशन भी हैं. तो बट द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. क्वेश्चन 22 है कि द अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड बाय IFRS 15 व्हेन डिटरमिनिंग वेदर और नॉट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट. यानी ऐसे एग्रीमेंट जिसमें हम एक चीज़ सेल करते हैं और साथ ही एग्रीमेंट करते हैं कि आफ्टर द सम टाइम वी वुड परचेज दैट थिंग बैक. तो इन्हें रीपर्चेज एग्रीमेंट्स कहते हैं. इसमें हमें देखना होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म को कि एक्चुअली क्या हमारे रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है कस्टमर को या नहीं हो रहा, और उस हिसाब से डिसीजन किया जाता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं. क्वेश्चन 23 है कि विद रिगार्ड टू द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू गिवन बाय IFRS 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. रेवेन्यू इंक्लूड्स कैश रिसीव फ्रॉम शेयर इशूज. नहीं, रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है दैट इज रेवेन्यू इज इनकम राइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी. सो बेसिकली ना ये शेयर इशू होगा, ना बोरिंग्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ भी शामिल नहीं है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओनली. क्वेश्चन 24 है कि आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर अंडर IFRS 15. अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर एग्जिस्ट व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट. व्हेन it is approved and enforceable, can identify each party rights, payment terms and probable to collect consideration. इसमें commercial substance वाला point missing है. B है कि approved, can identify each party rights, payment terms, commercial substance, probable to collect consideration. So ये सारा इसमें conditions included हैं. थोड़ी सी brief लिखी हुई हैं just. C part है कि it is approved and enforceable, can identify each party rights, has commercial substance and probable to collect consideration. इसमें payment terms वाली बात जो है वो missing है. और डी पॉइंट के अंदर अगर इसी तरह देखें अप्रूव्ड है लेकिन इन्फोर्सेबल वाला पॉइंट मिसिंग है. सो जिसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं वो ऑप्शन बी है. इट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. क्वेश्चन 25 है कि स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ IFRS 15 स्टेट्स दैट सर्टेन कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एन एंटिटी कैन अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज कंडीशंस. सो ईच पार्टी राइट विद रिगार्ड टू गुड्स और सर्विस कंसर्न कैन बी आइडेंटिफाइड. ये तो कंडीशन है. पेमेंट टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ये भी कंडीशन है. द एंटिटी एंड द कस्टमर हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर कमिटेड टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, यानी अप्रूव भी कर चुके हैं और इन्फोर्सेबल है कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कंडीशन है.
इट इज़ सर्टन दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन टू विच इट इज़ इंटाइटल्ड। इसमें सर्टन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोबेबल की रिक्वायरमेंट है। सो डी जो ऑप्शन है दैट इज़ नॉट वन। क्वेश्चन 26 है कि स्टेप 2 रिक्वायर्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ऑफन रेफर टू एज अनबंडलिंग एंड इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं। व्हाट इज द की फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? की फैक्टर होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट हो। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 27 है कि स्टेप 3 रिक्वायर्स द एंटिटी टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। This is the amount of consideration that an entity expects to be entitled to in exchange for promised goods or services. Transaction price might include variable or contingent consideration. How does the entity estimate the amount of the variable consideration? तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज़ की जा सकती है, मोस्ट लाइकली अमाउंट यूज़ की जा सकती है जो एंटिटी के जजमेंट के हिसाब से जो है कंसिडरेशन को बेस्ट प्रिडिक्ट करती हो। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 28 है कि स्टेप 4 रिक्वायर्स द एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एलोकेशन बेस की जाती है रिलेटिव स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड एंड आर मेड एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. It is not adjusted to reflect subsequent changes in standalone selling prices of those goods and services. What is the best evidence of standalone selling price? बेस्ट एस्टिमेट तो ऑब्जर्वेबल प्राइस होती है कि जिस गुड्स को एंटिटी जो है रूटीन में सेल करती हो सेपरेटली और उसकी वो प्राइस हमारे पास ऑब्जर्वेबल हो, तो उसको तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि जी हम जो है एडजस्टेड असेसमेंट ऑफ मार्केट प्राइस कर लें या फिर कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच या रेजिडुअल अप्रोच को यूज़ कर लें। तो बेस्ट वन इज ऑब्जर्वेबल प्राइस जिस पर चीज़ सेपरेटली सेल की जाती है। क्वेश्चन 29 है कि स्टेप 5 अलाउज एन एंटिटी टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड. Revenue is recognized in line with the pattern of transfer. If an entity does not satisfy performance obligation over time, so it's satisfied it at a point in time and revenue will be recognized when control is passed. Which of the following factors may not indicate the passing of control? Present right to payment for the asset. This is indicator of passing the control. Customer has legal title. Entity has physical possession. Physical possession customer के पास होनी चाहिए, फिर इंडिकेटर ऑफ कंट्रोल है। एंड हैज ट्रांसफर्ड अ पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक रिस्क। पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक रिस्क यानी सिग्निफिकेंट रिस्क के बाद ट्रांसफर होने चाहिए, और फिजिकल पोजेशन अगर ट्रांसफर हो गई है तो फिर दैट इज इंडिकेटर ऑफ पासिंग द कंट्रोल। सो ऑप्शन सी वुड बी आंसर है। क्वेश्चन 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्काउंट्स ऑफर्ड ऑन अ बंडल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो बेसिकली तो डिस्काउंट को जो है हमें तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर अप्लाई करना चाहिए अनलेस कि किसी एक से स्पेसिफिकली रिलेट करता हो। द डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड, ये तो करेक्ट हो जाती है बात। तो डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड विद इन कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शुड बी अप्लाई टू लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। Question 31 है कि an entity can only include variable consideration in the transaction price to the extent that it is highly probable that a subsequent change in estimated variable consideration will not result in significant revenue reversal. Exactly IFRS 15 की requirement है। What action should the entity take if it is not appropriate to include all of the variable consideration in the transaction price? तो अगर सारी नहीं शामिल कर सकते तो आपको असेस करना चाहिए कि कितनी आप शामिल कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट, जिस तरह ऊपर बताया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी जो ऑप्शन डी है उसमें ये बात गलत है कि विदाउट द नीड टू यूज़ द रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट। रेवेन्यू रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो है असेसमेंट करनी चाहिए। क्वेश्चन 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अलाउड व्हेन परफॉर्मेंस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड ओवर टाइम। कस्टमर सिमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द बेनिफिट, यस। एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट और एनहांस द एसेट, जो कि कस्टमर कंट्रोल करता है, यस। द कस्टमर हैज़ पेड द कंसिडरेशन इन एडवांस, ऐसी कोई शर्त नहीं है। सो ये नहीं होगा। एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन अल्टरनेटिव यूज टू द एंटिटी, यस। एंड एंटिटी हैज़ द इन्फोर्सेबल राइट टू द कंसिडरेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी तीनों जो हैं वो ओवर टाइम के लिए कंडीशन हैं। क्वेश्चन 33 है कि इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर मस्ट बी, जो उसे क्या करना चाहिए, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेट करती हैं जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसको फिर
एज एन एसेट रिकग्नाइज करना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 34 है कि अ कंपनी एंटर्स इनटू अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ वेयर हाउस फॉर अ कस्टमर, द एग्रीड प्राइस इज ₹20 million and the specified completion date is 31st October 2020. However, the contract provides that the company should receive an incentive payment of a further rupees 2.5 million if the warehouse is completed before 30th June 2020. Similarly, the price will be reduced by rupees 2 million if the warehouse is not completed until after 31st December 2020. Company estimate that there is 15% probability that the warehouse will be completed before 30th June, 80% probability that it will be completed by 31st October, and 5% probability that it will not be completed until after 31st December 2020. तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर हम प्रोबेबिलिटी वेटेड आउटकम ले लेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ऑन टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जस्ट 20 मिलियन मिलेगा और इस बात का 80% चांस है, तो दैट वुड बी 16 मिलियन। हमें इंसेंटिव पेमेंट मिले 2.5 मिलियन की, इस बात का 15% चांस है। और हमें जो है डिडक्शन हो जाएगी, यानी रिड्यूस हो जाएगी ट्रांजैक्शन प्राइस बाय 2 मिलियन, इसका 5% चांस। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पर हमें जो रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए दैट इज 20.275 मिलियन। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।